बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आज शहबाज हुकूमत को, शहबाज लेड पीडीएम गवर्नमेंट को एक साल मुकम्मल हो गया। हमने एक बड़ा ब्रीफ सा एक कंपैरिजन ड्राफ्ट किया है, मैं आपके गोशगुजार कर दूं, उसके बाद शो की जानिब चलेंगे। नाज़रीन, पीटीआई ने 4.25 साल दौरे हुकूमत जो था उनका, उसमें तकरीबन 13% महंगाई की शरह मजमूई रही और आज महंगाई की मजमूई शरह तकरीबन 47%, 47% से तजावुज़ कर चुकी हुई है। थोड़ा सा कंपैरिजन दे दूं, 4.25 साल में क्या क्या होता रहा और एक साल के अंदर क्या खोया क्या पाया, वो मैं आपकी समातों पे छोड़ दूंगा। नाज़रीन, इमरान खान ने 22 अगस्त 2018 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया था। 1 सितंबर 2018 को पेट्रोल की कीमत 95 रुपये फ़ी लीटर थी। पीटीआई हुकूमत के इख्तिताम पर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 150 रुपये फ़ी लीटर थी। 10 अप्रैल 2022 को खाम तेल की कीमतें $102.40 फ़ी बैरल थी और इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो डॉलर 124 रुपये का था। ये थ्रू आउट कंपेरिजन हैं और 10 अप्रैल 2022 तक डॉलर 184 रुपये का हो चुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में डॉलर की कदर में 52.16% इजाफा हुआ था। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अप्रैल तक मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 17.47 बिलियन डॉलर्स थे और इमरान खान के दौरे इक़्तिदार जो 4.25 साल का है, तकरीबन 12.25% शरह सूद रही थ्रू आउट। अगस्त 2018 में तजारती खसारा तकरीबन $3 अरब का था, जो कम होता रहा, बढ़ता रहा, कम होता रहा, बढ़ता रहा और अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 1172 रुपये हो गई। 16 अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत तकरीबन 55 रुपये थी। 16 अगस्त 2018 तक 7 अप्रैल 2022 के दौरान घी 300 रुपये प्लस महंगा हुआ, प्लस माइनस 300 रुपये के तकरीबन महंगा हुआ फ़ी किलो। बकरे का गोश्त 488 रुपये फ़ी किलो था और गाय का गोश्त 243 रुपीज़ था और ये इसमें महंगाई की गई रेशो रही 200 के करीब, प्लस माइनस महंगा होता रहा। दाल माश 124 रुपये, दाल मसूर 103 रुपये 95 पैसे, दाल चना 48 रुपये। इस तरह ये 4.25 साल का कंपैरिजन है और ब्रीफ सा कंपैरिजन मैं दे दूं आपको। शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर क्या किया है। शहबाज शरीफ साहब ने 4 अप्रैल को हल्फ उठाया था और 27 मई को पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 20% इजाफा, जो 30 रुपये फ़ी लीटर बनता था एट दैट टाइम। 1 जून को दोबारा 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। यूँ एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये इजाफा हुआ था और पेट्रोल की कीमत पहली मरतबा डबल सेंचुरी मुकम्मल कर गई थी। 15 जून को फिर पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत 234 रुपये फ़ी लीटर के करीब पहुँच गई। इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $120 फ़ी बैरल थी और आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर है और आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $75 फ़ी बैरल है। हुकूमत ने जनवरी 2023 से मकामी कुदरती गैस की कीमत 16% से 112% तक बढ़ाई, शहबाज लेड गवर्नमेंट ने। यूँ शहबाज हुकूमत के पहले साल में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 120 रुपये बढ़ी और आज पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर की कीमत 288 रुपये 88 पैसे है और इस वक्त बुनियादी शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। चीनी की फ़ी किलो कीमत इस वक्त 120 रुपये तक पहुँच चुकी है और पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपये के करीब भी नहीं मिल रहा। एंड रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में करंट अकाउंट का खसारा $3.1 बिलियन के प्लस माइनस है। क्या खोया क्या पाया, मैं आपकी समातों पे छोड़ देता हूँ। ये ब्रीफ सा कंपैरिजन, बहुत छोटा सा कंपैरिजन हमने आपके सामने रखा है कि पाकिस्तान इस टाइम कहाँ खड़ा हुआ है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि पाकिस्तान ने एक साल के अंदर क्या खोया क्या पाया। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर सईद अलाई साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे और समीना मतलूब साहिबा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, वो भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगी। चीमा साहब से आगाज़ करते हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। चीमा साहब, एक साल पीडीएम का मुकम्मल हो गया और गरीब तो मजीद गरीब, जॉबलेसनेस मजीद बढ़ती जा रही है। सर, ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। नहीं, उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया। टारगेट मेन था कि यू कैन से एनआरओ मिल जाए, हो जाए और फिर हुकूमत जितना लंबा कर सकते हैं वो कर लें, इंटरनेशनल अदारों को राज़ी कर लें, इंटरनेशनल ताकतों को जो आप कह लें कि जो यहाँ इक़्तिदार में मैटर करती हैं उनको राज़ी कर लें। बाकी टारगेट नहीं था। वो जो टारगेट नहीं था वहाँ थोड़ा ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि महंगाई जिस तरह आपने बताया 47% है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है। यहाँ पे कोई 70% के हिसाब से कारों की सेल पिछले साल बढ़ी थी 2021-22 में। इस साल ये कोई ऑलमोस्ट 7% कम हुई है।
इसी तरह जो आप कह लें कि आपका फॉरेन रेमिटेंस है वो 11-12% बढ़ रही थी, इस साल 11% कम हुई है। जो आपकी टेक्सटाइल ऑलमोस्ट 29% सेल कम हो गई है। इसी तरह अपना एक्सपोर्ट कम हो गई है। एक्सपोर्ट आपकी पहले 12-13% बढ़ रही थी, अब इतनी कम हो रही है। सो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, 80 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ लोग नए गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, बड़े सालों बाद जीडीपी नेगेटिव गया है। ज़राअत में इस साल पहला, मैं समझता शायद पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, शायद 25 साल नहीं, मेरा 50 साल में शायद हुआ होगा कि आपके ग्रेन की प्रोडक्शन जो है, तमाम फसलों की प्रोडक्शन नेगेटिव गई है। मकई, चावल, गंदम, चीनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड ऑयल सीड्स, तमाम कॉटन, तमाम फसलों की पैदावार नेगेटिव गई है। जो बेस जहाँ से ज़राअत हम शुरू करते हैं, तरक्की जहाँ से शुरू करते हैं ज़राअत से, या फूड क्राइसिस को मैनेज करते हैं, वो आपका रिवर्स हुआ। और फिर महंगाई में एक नई चीज़ आई है, नई जहत आई है कि 2 चीज़ें जो है, दूसरी है आपकी ट्रांसपोर्ट। फूड में महंगाई तकरीबन 47% है और ट्रांसपोर्ट में अबव 50% है। फिर तीसरी चीज़ जो बड़ी अनअवॉइडेबल है वो आपके घर की बिजली है। घर की बिजली जो है वो तकरीबन 102% महंगी हुई है। सो कहीं भी रिलीफ नहीं है और कहीं भी कोई उसके बारे में सोचता हुआ नज़र नहीं आता। और फिर ये जो सारा कुछ, जब आपने रोटी छीन ली है, बाकी सारा कुछ रोज़गार छीन लिया है, तो साथ ही गवर्नमेंट इसरार कर रही है कि हमने, इसके बावजूद हमारा मैंडेट ख़त्म हो गया है, टेन्योर ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने हुकूमत करते रहना है। हमने आपको रोटी नहीं दी, ठीक है, हमने आपको रोज़गार छीन लिया, ठीक है, हमने आपकी फैक्ट्री बंद कर दी, ठीक है, हमने आपकी दुकानदार बंद कर दी, लेकिन रखो हमें ही, रहना हम नहीं है। अगर आपने रखा तो बड़े अच्छे बंदे हैं आप, अगर आपने ना रखा तो हम आपको जूते भी मारेंगे, डंडे भी मारेंगे और इधर ही बैठे रहेंगे। ये एक बड़ी अजीब बात हुई है कि ऐसे लोग जो एक, आप कह लें कि जो जिन्होंने कभी वोट लिया था, वोट की बुनियाद पे असेंबली में थे और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वो लोग आज वोट से भाग रहे हैं। भाई अगर आपने वोट से भागना है, आइन तोड़ना है, तो फिर यहाँ मौलवी आके बैठेंगे, फिर यहाँ फौजी आके बैठेंगे, फिर यहाँ पे आप कह लेंगे कि कोई जत्थे आके बैठेंगे, फिर आप कौन होते हैं? आपको ना गन चलानी आती है, ना रॉकेट चलाना, रॉकेट लॉन्चर चलाना, मुझे भी नहीं चलाना आता, डॉक्टर शहीद अलाई को भी चलाना नहीं आता, तो फिर हम कौन है? ये वहाँ वहाँ यहाँ कोई साफ़ी नहीं होगा, यहाँ कोई दानिशवर नहीं होगा, यहाँ तो आप कह लें कोई जैक्टों वाले होंगे, यहाँ कोई मतलब जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर रखा होगा गाड़ी पे, जीप पे, वो आ जाएंगे। तो सो मैं समझता हूँ ये बड़ी अजीब बात है कि शहबाज शरीफ समझता है मैं टैंक भी चला सकता हूँ, मैं F-16 चला के हमला करके लोगों को मार दूंगा। भाई ऐसा तो नहीं होना। आप तो चिड़िया से डर जाते हो, डड्डू से डर जाते हो आप। तो आप जबरदस्ती हुकूमत कैसे कर लोगे 23 करोड़ लोगों पे? सो मुझे ये नहीं समझ कि ये कहाँ से के 30 मार हान है जो कहते हैं आइन नहीं होगा फिर भी हाँ होंगे। भाई जब आइन नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, आपको लोग उल्टा लोग मारा करेंगे। ये कि जब देखिए 12 महीने हो गए, 12 महीनों में गवर्नमेंट ने जो कुछ चाहा, जो कुछ गवर्नमेंट ने चाहा और गवर्नमेंट के सहूलतकारों ने जो कुछ चाहा, सहूलतकार और गवर्नमेंट दोनों मिलके जो उन्होंने चाहा, 12 महीनों में वो कुछ नहीं कर सके स्वाय एनआरओ लेने के। बाकी सारा कुछ इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। जो इलेक्शन हुए वो इनकी मर्जी के खिलाफ जीते गए, जो पॉपुलैरिटी थी वो इनकी मर्जी के खिलाफ गई, इनकी जो अनपॉपुलैरिटी है वो इनकी मर्जी के खिलाफ है, महंगाई आज तो इनकी मर्जी सुहेल के वड़ाइच खिलाफ साहब हुई। की एक स्टेटमेंट चिमा साहब मेरी नज़र से गुजरी है। वड़ाइच साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट प्लस पीडीएम मिलकर भी पोलिंग डे मैनेज नहीं कर पा रही, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये मैं समझता हूँ, देखें जब आप देखें इस मुल्क में अगर कोई यू कैन से कोई 500-700 हज़ार खानदान है पीडीएम का, तो अवाम अवाम का तो भला नहीं है ना। भला अगर है तो वो 1000 खानदान का होगा, 2000 खानदान का होगा। और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के कोई आप कह लें 50-60-100-200-500 बंदा होगा जिसका होगा, बाकी तो सारे बेचारे उनकी तो तनख्वाह कम हो गई। सो ये जो दोनों हैं की बुनियाद पे 23 करोड़ लोगों को किया जा सकता। चलिए मैं जरा समीना साहब से कमेंट ले लूं इसी पे। समीना साहिबा, क्या आपको F-16 चलाना आता है जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं, या आपको कोई बंदूक शंदूक चलानी आती है? क्योंकि जो मिजाज लग रहा है बकौल चीमा साहब के, वो तो जबरदस्ती रहने के, क्योंकि आइन तो इजाजत नहीं दे रहा। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीमा साहब को अपनी लीडर की तरह कहानियां गढ़नी और कहानियां बनानी बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। तो ये अपना दौरे हुकूमत
ये 4 साल का टाइम भूल गए हैं। मीना साहिबा, ये जो मैंने आज अपनी वैसे एक सेकंड आवाम ऐड को- कर दूं, एक सेकंड ऐड कर दूं, जो स्टैट्स मैंने सारे रखे हैं कि आपकी हुकूमत के हैं, ये चीमा साहब के नहीं है। जो स्टैट्स मैंने महंगाई के सारे रखे हैं, ये चीमा साहब ने नहीं मुझे बताया कि आपकी हुकूमत के सारे स्टैट्स जो मैंने ओपनिंग में रखे थे। मैं आप मुझे बात तो करने दें। आप जी, please। दरमियान में बिल्कुल भी नहीं आप मुझे रोकेंगे। जी, please, आपने please। चीमा साहब को नहीं, फ्रैंकली मैं बोलने सिर्फ दिया ऐड है तो करना मुझे चाह भी रहा था, आप- मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा था कि स्टैट्स चीमा साहब के नहीं है, ये स्टैट्स सिर्फ चीमा साहब के नहीं है जो मैंने रखे थे, सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था। जी प्लीज कंटिन्यू, आई एम ऑल इयर्स। नहीं नहीं, तो चिम्मा साहब अब जो कहानियां बना रहे हैं कि जी इन्होंने रॉकेट चलाने, इन्होंने लॉन्चेस चलाने, बात ये नहीं है कि क्या हुकूमत में रह आके आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती। ये मुझे ये एक भी मुल्क में कोई भी मनसूबासाजी इन्होंने की है, कोई मुल्क को कौम को आवाम को क्या डिलीवरी दी है, आवाम डिलीवरी भी देखेगी। बाकी ये जो कुछ भी महंगाई है, ये क्यों भूल जाते हैं कि इसकी इनकी 4 साल जो इनकी कारकर्दगी उसी का शाखसाना है। अब ये 12 माह में तो ये सारा कुछ नहीं हो गया। आप 4 साल का और 12 माह का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हम अगर कंपैरिजन करने पे आए तो हमारा 13 से 17 तक का कंपैरिजन कर ले। हम इनको एक अच्छी जीडीपी पे चलती हुई गवर्नमेंट दे के गए थे। इन्होंने क्या किया उसके साथ? लोगों की चीखें निकलवाई। क्या 13 से 17 तक की हमारी डिलीवरी जो है वो कभी नाकाबिले फरामोश है। लोग कभी नहीं भूलते, अभी तक याद कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ का वो जमाना याद कर रहे हैं कि जब सस्ती थी और लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। इनका तो जमाना नहीं याद कर रहे। यही कहते हैं कि आग लगानी तो इन्होंने शुरू की थी। देखे जी, इनके मंसूबा साजी प्रॉपर होते तो ये प्रॉपरली चलते चले जाते, तरक्की की तरफ गामजन होते। दूसरी पार्टी को मौका ही ना मिलता जब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया और इनको भगाने का मौका ही ना मिला। अब ये जब इनको भगाया गया, आईनी तरीके से भगाया गया, ऐसे नहीं गैर आईनी नहीं इन्हें भेजा गया, आईनी तरीके। और उसमें भी जो इन्होंने हथकंडे आजमाए, आईनी और गैर आईनी का फर्क नहीं रखा। आज ये हमें आइन सिखाने चले हैं। इन्होंने उस वक्त हर गैर आईनी कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। दूसरा ये कि इनके मुआहदात जो IMF के साथ हुए और इन्होंने किए और वो वही का शख्स वही आगे कंटिन्यू हुआ, जिसकी सजा हम लोगों ने भुगती और जिस तरीके से भी हमें सख्त फैसले करने पड़े वो किए, वो ताकि जो मुल्क है जो बिल्कुल 0 पॉइंट पे ये छोड़ के गए हैं या डिफॉल्ट की सूरत में छोड़ के गए हैं, उसको किसी तरीके से हम एक बेहतर ट्रैक पे लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या अब आ नहीं चुका। इसके बाद जो कुछ भी मेरे नॉलेज के लिए ऐड कर दीजिए, मेरे नॉलेज के लिए ऐड कर दीजिए, क्या ये जो मौजूदा महंगाई है, जो आटे की लाइनें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं, क्या ये बेहतरी आप कोट कर रही हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे थोड़ा क्लैरिटी। मैं बेहतरी कोट कर ही नहीं रही। अच्छा, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। क्या वजह थी इन्हें आपको भी पता है और सबको भी पता है। और हमें मुश्किल फैसले इसलिए करने पड़े कि जो हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा ट्रैक की तरफ लेके आए। और अब स्टेट बैंक की जो फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं, जो वहां से आपको जो कुछ भी स्टेट बैंक अपनी वो रिपोर्ट दे रहा है, उसके हिसाब से अब हम डिफॉल्ट की सूरत से बहुत दूर निकल आए हैं। और इसके बाद जो भी फायदा होगा वो आवाम को ही मिलना है। डॉक्टर साहब का कमेंट ले लेते हैं, इस पे वापस आता हूँ आपकी तरफ, समीना साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब जी सर, कुछ 16 बिलियन प्लस पड़े हुए थे खजाने में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, 16 बिलियन से ज्यादा पड़े हुए, फिर डिफॉल्ट का खतरा कैसे था? अच्छा जी, मेरा ख्याल में आपने, क्योंकि दोनों हमारे दोस्त जो हैं चीमा साहब भी और हमारी खातून, मुझे आपका एनालिसिस इन दोनों पे लेना था, सो दैट इज व्हाई मैं समीना साहब वापस आता हूँ जी, आपकी तरफ वापस आता हूँ। पहले तो मैं चीमा साहब से 2 चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ जी। एक तो उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ और डड्डू से डर जाते हैं। अच्छा, तो एक तो उनको बताना पड़ेगा कि डड्डू कौन है। उस डड्डू का मेंढक, वो मेंढक जो नहीं, डड्डू मतलब उन्होंने तशबीह दी है, किसको दी है? नहीं, मेंढक की बात कर रहे थे। बहरहाल जो भी है, मेरा सवाल कायम है कि उनको बताना पड़ेगा कि डड्डू कौन है।
दूसरा साडा की उन्होंने आपस कहा में मजाक है तो कि मैं रॉकेट कहता- लॉन्चर और बंदूक की बात की है, तो मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर साहब उस म्यार पर पूरे उतरते हैं। और अभी जो उन्होंने बातें की हैं, जो कैसेट्स आई हैं, जो बातें आई हैं, तो उससे वाज़ेह हो गया कि अली अमीन गंडापुर उस म्यार में पूरे उतरते हैं जिसकी बात मेरा दोस्त जमशेद इकबाल चीमा साहब ने की है। अच्छा, अब हम ईमानदारी से ज़रा जायज़ा लें ओके, कि एक साल में क्या हुआ। जो आपने फरमाया वो तो बिल्कुल तबाही हुई, स्टैट्स हैं वो सामने नज़र आ रहे मैंने हैं। कोट नहीं किया। दूसरा ये है कि महंगाई के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी हुई। ओके, तो जब हम किसी का जायज़ा लेते हैं तकाबली तो हाँ, दोनों चीज़ें बयान करनी चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखें, अगर आप मुखालिफ हैं तो मुखालिफ से बात कर ली मेरे दोस्त ने, चीमा साहब ने, अच्छा वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मोहतरमा समीना साहब का आ गया। देखें, इस गवर्नमेंट में महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारा कुछ हुआ है। उसकी दो, अच्छा अभी आटे की बात की आपने, मैं समझता हूँ कि वो मिस मैनेजमेंट हुई बहुत बड़े लेवल पे। अगर तरीक़ा कार सही होता और माजी से सबक सीख लिया जाता तो बड़ी तमीज़ से, एहतराम से, मोहब्बत से ये आटा तकसीम किया जा सकता था। ठीक है, ना लोग मरते, ना जगह हंसाई होती, ना बदनामी होती। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो कवाल होते हैं साथ, वो तालियां बजा के लीडरों को इस बात पे मजबूर करते हैं कि उनकी तस्वीर आएगी, आटा बटेगा, फलां होगा। वाह 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 वाह। लेकिन जब आप देखें लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे तो हुकूमत ने कंट्रोल किया और वो काम रुक गया। अब वहाँ कुर्सियाँ भी बिछी हुई हैं, टेंट भी लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, बाकायदा टोकन भी जारी होते हैं और लोग जाके लोगों के घरों में भी दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उसका तरीक़ाकार अगर बेहतर होता तो उसका नतीजा बहुत बेहतर होता। बहरहाल, अब आपने पूछा कि महंगाई, ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मईशी फैक्टर थे, इकनॉमिकल फैक्टर्स थे, वहाँ पे होर्डनेस, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी थी। हमारे ताजरों ने, दुकानदारों ने, कोई अच्छे पाकिस्तानी, वो चीमा साहब ने, मैंने तो नहीं कंट्रोल करनी थी, आपने तो कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट ने कंट्रोल। जिसकी मैंने तो हुकूमत की बात कर दी है पहले, मेरा ख्याल उसको हम दोबारा कह देते हो, अगर आप चाहते हैं मैं मुंह से कह दूँ तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो हमारा मैकेनिज्म था मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मौसर तरीके से ऑन ग्राउंड इंस्टॉल नहीं हुआ। ओके, नंबर वन। अब आपने पूछा कि फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बार पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हुई हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में। बेनज़ीर साहबा के 1 या 2 वोट थे, लेकिन नहीं हो सकी। उससे पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो जो भी होता रहा, पुरानी कहानियाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन ये हो गई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने मिजाज को बदलते हुए, उनका जो मिजाज था, तमाम जो उनके इत्तेहादी थे 12-13 जमातें, उनको साथ मुत्तहिद रखा, उनकी बात मानी, उनको अफ़ाम व तफ़हीम से, इत्तफाक से साथ चलाते रहे और मुल्की मामलात पर उनसे मशवरा किया। ठीक है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो अलहदगी पसंद तरीके हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनको भी साथ मिलाए रखा, जो एक अच्छा साइन है। जैसे मैं रुक जाए जरा, मैं जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, जो ये सारी तरीकों जिनको आप कोट कर रहे हैं, हालात तो अभी भी टेररिज्म तो वहाँ पे है। देखिए, मैं आगे गुजारिश करता हूँ, तहरीकों में और टेररिस्टों में फ़र्क है। ओके, तहरीक वो है जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं और पोलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अब सारे मेंबर हैं, मोहसिन दावड़ हैं, अली वजीर हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं। ठीक है, जो दहशतगर्द, पश्तीन तो अभी वहीं पे है, पश्तीन स्टिल देयर, और पश्तीन ही मेन फैक्टर था, नीज आउट देयर। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक वो लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठा ली है। हाँ, जो बंदूक उठाते हैं, पश्तीन ने बंदूक नहीं उठाई। मैं यही गुजारिश पॉलिटिकल कर रहा हूं, कैंपेन साहब, मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात आप सेकंड कर रहे हैं जी, कि जो लोग सियासी मूवमेंट कर रहे हैं वो हुकूमत के साथ है। पश्तीन इज नॉट विद द गवर्नमेंट ना, दावड़ इज विद द गवर्नमेंट। दावड़ तो साथ है ना यार, दावड़ MNA है, लेकिन उसका मेन लीडर तो सारा है ही पीटीएम लेकिन MNA तो दावड़ है, अली वजीर matters not, पश्तीन was the main leader, पश्तीन is still out, जो मेंबर असेंबली में उनकी हमायत उनको हासिल है, दावड़ उनके साथ, मेंबर की, यस, नेशनल मेंबर नेशनल असेंबली की हिमायत हासिल है, लेकिन पार्टी पश्तीन की हिमायत, मैंगल पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी, सारी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। अब दूसरी तरफ है दहशतगर्द, ठीक है, जो किसी काबू में नहीं है। जब कोई बंदूक उठाता है तो उसको समझाया जाता है, जब वो नहीं समझता तो उसको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। वायलेंस का जवाब उससे बड़ी वायलेंस है। बिल्कुल ठीक। दुनिया के तमाम हिस्ट्री देख लें आप, जब तक अमेरिका ने एटम बम नहीं मारा, नाजी और जापानी ने सर रेगू नहीं किया, ठीक है, तो जब तक दहशत गर्दों को उखाड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की कामयाबी है कि नेशनलिस्ट और मुख्तलिफ वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते थे उन्हें साथ जोड़े रखा, जिससे वो कौमी धारे में शरीक रहे, और उनके लोगों को ये बात समझ आ गई कि पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जा रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस पे ये डिबेटेबल पॉइंट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करते हैं। अच्छा जी, वो लोग बेटर थे कि जो बैठ कर बात कर रहे थे कि हम आपको दोबारा से आबाद करते हैं, हम लोग आपको ट्राइबल एरियाज को लीगलाइज करते हैं, थोड़ा सा आपके जो लिविंग वेज हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, आपको स्कूल्स देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, या वो लोग बेहतर हैं कि जो आज बैठकर सिंगल आउट करते हैं टेलीविजन के ऊपर कि जो
पख्तून है, ये दहशतगर्द है? जरा मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर मैं दीजिए। आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं उस इलाके से मुतालिक रहा हूँ 20 साल। जी, मेरे उस पर आर्टिकल्स भी हैं, किताबें भी हैं, और Fair मैं enough, fair 20 दफ़ा काबुल अफगानिस्तान भी गया। फेयर इनफ। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारा फाटा है ना या केपी है, उसके अपने रवाज हैं। ठीक है, इस 3 ऑपरेशन हुए हैं, 2009 का, फिर 11 का, फिर 14 का, फिर 16 का, फिर ऑपरेशन होते रहे। फेयर इनफ। अब उस पर एक अलग बहस है कि ऑपरेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए थे। मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त ऑपरेशन वाहिद हल नहीं था। ओके, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में ट्रबल थी, वहाँ पे हमारी हुकूमत ने और इदारों ने अपनी पॉकेट्स बनाई हैं। स्कूल, कॉलेज, लोगों का आप ये देखें कि बलूचिस्तान में जो नई लीडरशिप है सारी, जिनकी उम्र 45-46 साल है, जिनके सबके वालदैन पीपल्स पार्टी के एमएनए थे 70s में, आज वो सारे कौमी धारे में हैं। पहले वो हमारे बदंजो साहब देख लें, सरफराज बुख्ती देख लें, हमारे जो चेयरमैन सेनेट है वो देख लें, ये तमाम लोग उन इलाकों से आए हैं जो दूर दराज के इलाके थे, कौमी धारे में शरीक हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब जो आप टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, जो जहाँ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है, उनको फॉरेन फंडिंग हो रही है। और दूसरी बात आपने की आबाद करने की, एक आदमी 20 आदमियों का कातिल है, उसको अला के बैठा देंगे, बैठ जा, तो इसका मतलब वहाँ हुकूमत उसकी होगी या हुकूमत की होगी? चीमा साहब से इस पे मैं अपने एक पास- सेकंड एक जी, और बात, जी। अब आपने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को लाना भी है ना, उनकी गारंटीज और उनके मुकदमे, रिकॉर्ड, हर चीज़ सामने आनी चाहिए। अब दोनों में सेंड में मुझे एक सेंटेंस दे दें कि महंगाई कंट्रोल ना कर सकना, उसको इग्नोर कर महंगाई एक देते और हैं। बात है। देखिए, महंगाई की मैंने बात एक- मान ली एक आपकी। positive, एक मुझे negative आप दिया ना दो आपने। पॉइंट और दे दें, इजाजत दे दें। आपने जी, बात की है, देखिए, एक तो इस हुकूमत ने सबको जोड़ रखा है, दूसरा 5 बड़े मुल्क सऊदी अरब, अबू धाबी, चाइना और तुर्की हमसे नाराज थे। सी पैक बंद था, अब तो किताबों में क्या लोगों ने बयान दे दिए हैं, वो दोबारा शुरू हो चुके हैं। अब सऊदी अरब ने 2-2.5 बिलियन का फिर प्लेज किया है, यूएई ने किया है, तो आपका 6-7 बिलियन आपको मिलने वाला है। और 2.5 बिलियन तकरीबन चाइना आपको दे चुका है पिछले 6 महीने में। 500 मिलियन 1.6 बिलियन का रोल ओवर। तो मेरा ये ख्याल है, दूसरा, इस हुकूमत ने IMF के दबाव के बावजूद इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी अपनाई है। बट दे डिडंट केयर ना, नहीं, दे डिडंट केयर। दे डोंट केयर, बट हमें मसला हल हो गया और हमें उनकी किस्त भी दे दी चल और आगे ले भी नहीं रहे। चीमा साहब, ये लॉजिकल सर, पॉइंट मैं है। सिर्फ एक जी, पॉइंट जी, प्लीज। मैं आपने कोई बात की, मुझे जरा 2 मिनट दे दें। देखें, इस हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, IMF पे वापस आते हैं, बहुत टाइम है, वापस आते हैं, इसी पे चलो, आज ठीक का है, पूरा शो है। ठीक। चीमा साहब, 2-3 चीज़ें ये वाकई वजाहत तलब हैं। एक तो आप लोगों की गवर्नमेंट की वजह से, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमारे जो दोस्त ममालिक थे 5 उन्होंने गिनवा भी दिए, उनके साथ हालात ख़राब हो गए हुए थे। सेकंड पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन चलें, एक डॉक्टर साहब का अपना व्यू पॉइंट है कि जो सेटलर्स थे, जिनके साथ आप लोग बैठ के निगोशिएट करके सेटल करना चाह रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं बकौल डॉक्टर साहब के, वो गवर्नमेंट ने उनको सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच इज विन-विन सिचुएशन फॉर डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब। देखें, इसमें यू कैन से पहली बात तो ये कि आपने थोड़ी ज्यादती की है कि आपने गवर्नमेंट के 2 बंदे बुला लिए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल था, मैं बड़ी खुशी हुई कि तजियाकार हो गए, वो नहीं हुए। सर, वो मैंने आप आपसे कह रहे डड्डू को तजियाकार पूछा था, आप माइंड ही कर गए भाई। डॉक्टर साहब, वो किसी भी तजियाकार, किसी भी सुनने वाले से पूछेंगे तो वो ये एज ए तजियाकार इनको फेल कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के बड़ी अच्छा केस लड़ रहे हैं, वो ठीक है आपने बात। तजियाकार फेल कर दिया, तो लेकिन मैं वो बहरहाल आपने अपने थोड़ा, मौके पे कायम हूँ। ये आप चलिए, अब चीमा साहब का व्यू पॉइंट ले लेते हैं। जी, चीमा साहब। नहीं, मैंने आपसे तो कोई खिलाफ बात नहीं की, मैंने तो वो बताया जो हो रहा है। चलिए, अब चीमा साहब का व्यू पॉइंट ले लें प्लीज। जी चीमा साहब, जी जी प्लीज। अच्छा, मैं देखें, डॉक्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की खूबी ये है, वो महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, लेकिन उन्होंने लोगों को जोड़ के रखा। उन्होंने कुत्ती की मिसाल दी, बाप की दी, आप कह रहे हैं पश्तीन की दी, बाकी लोगों की दी। तो आप कह रहे हैं ये जो ये सारे जो लोग हैं, सरफराज बुगटी की बात की, जैन बुगटी की बात की, बाकी लोगों की देखें, स्वाए आप कह लें कि मोहसन दावड़ एंड अली वजीर, इनके अलावा बाकी सारे ही पहले भी गवर्नमेंट के साथ थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था। दूसरा ये था कि 54 बिलियन रुपीस का बजट था मर्ज डिस्ट्रिक्ट का। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद 5 रिसर्च स्टेशन एग्रीकल्चर के बनाए, हमने बनाए, वहाँ पे कॉलेज बनाए, खवातीन के कैडेट बनाए, अस्पताल बनाए। मर्ज डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। वो सारे का सारा बजट रुक गया, और आज जो रिजल्ट होता है किसी भी एक्टिविटी का, वो रिजल्ट जो है वो होता है कि मैटर वो रिजल्ट करता है, ना कि एक्टिविटी करती है या बातें करती हैं। आपके अगर वो इनिशिएटिव हैं थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी क्यों है? और वो दहशतगर्दी ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ बढ़ गई है।
आपका इलेक्शन कमीशन लिख के दे रहा है, आपकी गवर्नमेंट लिख के दे रही है, आपका क्या नाम है, ये जो अटॉर्नी जनरल है वो लिख के दे रहा है कि पाकिस्तान में अमन मान के हालात बहुत ख़राब हैं, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, जो कि लोगों का बुनियादी हक है, बुनियादी और आइनी हक से डिनाई कर रहे हैं कि आपके पास दो चीज़ें नहीं हैं, अमन अमान नहीं और पैसे नहीं हैं। अब आप लिख के दे रहे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट को और पूरी दुनिया सुन रही है कि ना आपके पास पैसे हैं, ना पैसे कितने 20,000 रुपया वो नहीं है आपके पास, और आपके पास अमन भी नहीं है। इतनी दहशतगर्दी है कि आप कहीं भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवा सकते या कंडक्ट नहीं कर सकते, सारी फोर्सेस मिलके भी। तो फिर भी अगर आप इसरार कर रहे हैं कि बड़ी कामयाबी है गवर्नमेंट की कि उसने लोगों को एंगेज रखा, इकट्ठा रखा, तो लूट मार के लिए तो हो सकता है इकट्ठा रख लिया आपने। ये आप कह लें बाँट खाने की बात हो जाए, इकट्ठा रख लिया, को 13 चोर इकट्ठे करके एक टोकरी में डाल के लाके बिठा दिए, तो पाकिस्तान के तख्त पर पाकिस्तान का तख्त टूट जाए, तो आप कह लें कि लाने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। वो आप कह लें बजाय शर्मिंदा होने को कह रहे हैं ये हमारी कामयाबी है कि हमने इकट्ठे रखे हैं। भाई आपने आपने सारों की फाइलें रखी हैं, वीडियो रखी है, ऑडियो रखी है, वो बिल्कुल इकट्ठे रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? फिर पैसे भी ठीक मिल रहे हैं उनको माशाल्लाह। एक तकरीर करते हैं या आके एक बार हाथ खड़ा करते हैं, बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अवाम हमारी इसमें कैजुअलिटी जो हुई है अवाम की हुई है। इस रजीम चेंज के ऑपरेशन में 3 कैजुअलिटी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून एज पॉलिटिकल पार्टी की कैजुअलिटी हो गई, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको सेटबैक आ गया कि उनको इतना गले पे अंगूठा रख के उनसे सपोर्ट ली कि अब उनकी अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और तीसरी कैजुअलिटी मैं समझता हूँ सहूलतकारों की अपनी हो गई कि उनकी रेपुटेशन गई, पहली पाकिस्तान की तारीख में उनकी रेपुटेशन चली गई। सो आप आज पाकिस्तान किसी भी एंड पे रिसीविंग एंड पे नहीं है, लूजिंग एंड पे है। हम इंटरनेशनल रेपुटेशन की बात करें, हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें, हम आप कह लें कि विद इन द कंट्री लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, गवर्नमेंट की और अवाम के दरमियान जो ट्रस्ट है ये ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी बात करें, या आगे फ्यूचर में कोई इनिशिएटिव की बात करें या डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन में देखें पाकिस्तान का बजट जो है डेली पर डे जो बजट है पाकिस्तान का वो 300 रुपए का, 300 अरब का बजट, और वहाँ पे 90 वजीर बैठे हैं। 90 वजीरों में से एक बंदा भी खड़ा होके किसी भी दिन पिछले 12 महीनों का आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, वो नहीं बताता कि हमने 300 अरब रुपए जो आज खर्चा है उसका फ़ायदा क्या होगा, पाकिस्तान के अवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ है या क्या होगा, वो नहीं बताता। वो आता है आगे बताता है इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और साथ कहते बताते हैं कि हमने स्टेट बचा ली है, हमने सियासत कुर्बान कर दी, स्टेट बचा लिया, और दूसरा कहते हैं डिफ़ॉल्ट बचा लिया। भाई डिफ़ॉल्ट अब बड़ी देर हो गई, हो चुके हैं, आपको क्यों समझ नहीं आती कि डिफ़ॉल्ट आप हो चुके हैं? जब आप मेडिसिन अपने मुल्क में नहीं मंगवा सकते, जब आप इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकते, जब आप ज़राअत के लिए आप पहले इनपुट्स नहीं मंगवा सकते, और आपके मुल्क में आटे की लाइनें लग गई, आपके पास सारी फसलों की पैदावार कम हो गई, आपके पास फूड राइट्स होने जा रहे हैं और फूड राइट्स हो रहे हैं, तो फिर भी आप कहते हैं कि आपने मुल्क बचा लिया है, फिर भी आप कहते हैं कि जनाब आप तरक्की कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा ना मुस्लिम लीग नून की तो तरला करने की ज़रूरत है, 2 बातें बताने की। एक ये कि इनको अल्लाह बंदा बताए हाथ जोड़ के कि या अल्लाह मेहरबानो आप हुकूमत में हैं, अपने को एक्सप्लेन किया करें बजाय ये कि इल्ज़ामात लगाने के, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मुल्क जो है इसी पे आपके बच्चों ने रहना है और हमने भी रहना है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा सच बोलना हम सीखें। ये और तीसरी बात इनको बताने की है कि जो आप आइन को वायोलेट करते हैं, ये वायोलेट करके वो आप कह रहे हैं लियाकत अली खान के बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने किया, या किसी और ने किया, या किसी और ने किया, अल्टीमेटली मेरे अजीज़ हम वतनों होता है। जब भी हम आइन को वायोलेट करने जी साहब, इस पे वापस आते हैं, इसी पे बात करना है। अगला सेगमेंट मैंने रखे इसके ऊपर है, इलेक्शन के ऊपर रखा हुआ है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दें। अरे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी के ऊपर हमने बात करनी है कि जिस तरह बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, इलेक्शन की बात ना करो, चुप करके बैठ जाओ। समझ नहीं आती, आईने पाकिस्तान की बात करें तो इमरजेंसी क्यों लगेगी? मतलब मैं तो बड़ा ही जाहिल आदमी इस पॉइंट के ऊपर आके, मेरी तो अकल तस्लीम ही नहीं करती कि आईने पाकिस्तान जो कहता है, जब मैं आइन की बात करूं तो मेरा वजीर खारजा मुझे कहता है कि यार इमरजेंसी लग जाएगी। क्यों लग जाएगी पाइन? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समीना मतलूब साहबा से और बाकी लोगों से इसी का जवाब चाहूँगा कि इमरजेंसी क्यों लग जाएगी। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक बड़ी खबर, या आज सारी बड़ी डेवलपमेंट पॉलिटिकल पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर को लेकर भी थी, थोड़ी सी आउट ऑफ द डोमेन जाती है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। चिमा साहब, मैं आपसे उसका थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। व्हाट हैपेंड इन आज़ाद कश्मीर सर, थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं उस पर? अरे मुझे सच्ची बात है पूरी बात का नहीं पता,
वो स्पीच मैंने सुनी उनकी, अपना क्या नाम, वज़ीर आज़म की, जो वो था, तो वो भी पूरी आवाज़ नहीं आ रही थी, कहा उन्होंने। चल लेकिन एक सरप्राइज़ जो अजीब सी बात हुई, वो ये थी कि आप कह लें कि जो कुछ इस वक़्त मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की लीडरशिप जिसको कह रही है, उससे तो इसीलिए मैंने कहीं आपसे पीछे। कमेंट लिया कि मैंने समीना साहबा की तरफ जाना था। समीना साहबा, आपने वो स्पीच सुनी है सरदार साहब की, जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर? नहीं, आज उनके लिए खबर तो आई है, लेकिन अभी डिटेल हम भी अभी फारिग होके मुझे आए हैं मौका दीजिए सारे मैं कामों से, जी। तो वाकई नहीं उसका कोई खास, लेकिन ये है कि उन्होंने स्पीच कोई मुझे खातर ख्वाह समझ नहीं वो रहा हमेशा साहब। से अपनी लैंग्वेज के मामले में हमेशा नेगेटिव समझे जाते हैं और गिने जाते हैं। वो हर किसी के साथ थोड़ा सा रैश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी जो सियासतदान नेगेटिव या रैश हो जाता है, कल को डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो हमें आपके साथ उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं मेरी होना एक चाहिए। बात सुने, मैं नहीं समझती जो सियासतदान होता है वो एक पब्लिक फिगर होता है, उसको रैश होने की भी कोई जरूरत नहीं और बदजुबान होने की भी जरूरत नहीं है, आर यू क्योंकि श्योर? वो एक आर यू श्योर? मिसाल होता है लोगों के लिए। नहीं, आर यू श्योर? मैं तो इस जो बात आपने कहा है, जो मिसाल होता है, फिर मैं उन लोगों के ऊपर सवाल पूछना पड़ेगा कि जिनके लिए मरियम बीबी सवाल है, क्योंकि मरियम बीबी के रिसेंट जलसे जुलूसों में जो लैंग्वेज है ना, मैं तो वो टीवी के ऊपर खुद से कोट भी नहीं कर सकता, मेरे दोस्तों में बैठ के भी कोट नहीं करता। वो अगले दिन मेरे एक दोस्त है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगले दिन हमारे एक दोस्त है चीमा साहब, तो एक इफ्तारी पे बैठे हुए, तो एक दोस्त बीच में से मिसिंग थे, वो नहीं आए। तो मेरे दूसरे से पूछा, मैंने कहा वो साहब क्यों नहीं आए? मुझे कहता है यार नशे कर सुता पिया होगा। और यकीन माने मैंने माइंड किया है, वो वर्ड माइंड किया है। और जब एक नेशनल लीडर बाकी लोगों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो समीना साहब आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? नहीं, उसका इमेज मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल भी लोगों के ऊपर ना उसका यकीन रहता है ना इमेज रहता है। तो मरियम बीबी के ऊपर आपका यकीन है फिर? मेरी एक बात सुने, मरियम बीबी और दोनों के एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने एक मरियम लफ्ज की कोट किया है जुबान जो मरियम कोई बीबी हर स्पीच के अंदर कोट कर रही है, मुझे प्लीज उस पर कमेंट कर दें कि डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड? क्या चीज कोट कर रही है? जो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं इमरान खान साहब के बारे में। नहीं नहीं नहीं, मैं तो समझती हूँ कि मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ। मैं अब तो मरियम सबके बीबी के लिए ऊपर भी हम जनरल बात ही करेंगे, सियासतदान है वो भी। सबके लिए कर रही हूँ। मैं तो सबको यही कहूंगी कि हमें अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने की जरूरत है। हमें लोगों के एतमाद को कायम रखने की जरूरत है। हमें लोगों को सीख देने की जरूरत है। हमें सबसे पहले खुद मिसाल बनना है। आप मरियम बीबी से लास्ट और कब मिली हैं? और अगर मिले तो मेरी गुजारिश आपने कन्वे करनी है कि मरियम चलिए, बीबी, अब आप मरियम बीबी का ही टॉपिक लेके बैठ गए हैं। इमरान खान आपने की आपने मुझे जुबान स्टार्ट पर यहां से किया है कि जी सरदार साहब बदतमीज थे, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो कोई गल नहीं। तो मैं तो थोड़े को पूछना चाह रहे हैं कि कल को कोई मेरी और बंदा बात सुन, डिस्क्वालीफाई हो जाए तो? देखे ना, ये अल्फाज में, आपके अल्फाज में और मेरे अल्फाज कहने में कितना फर्क है। आपने बदतमीज का लफ्ज बोला, मैंने बदतमीज का लफ्ज नहीं बोला। फेयर इनफ, आपने कहा वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे। दैट्स ट्रू, नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक है, नहीं। आपका बिल्कुल ठीक है। तो मैंने तो इतना सख्त लफ्ज जो था वो आपको बताया और आप यूं करके ऊपर से निकल गई उस पे आके। यही चले तो आप देखिए जी, आपका मुद्दा बयान कर देना एक सॉफ्ट अंदाज में कर देना अपने लीडरां भी और समझाओ एक ना, सख्त अपने अंदाज लीडरां में भी कर देना। समझाओ, ਤੁਹਾਡੇ लीडरां नहीं है आंदा मुद्दा बयान करना, लीडर बेचारे टकरा मार दे मेरे ਤੁਹਾਡੇ। एनीवेज वापस आते हैं इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? जी, अल्लाह ना करे हम नहीं भाग रहे। देखिए जी, ये मुझे तो इन लोगों की, मैं थोड़ी सी एक बात का जवाब देना चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। ये मुल्क के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं निकालते। कभी उसके 4 हिस्से करते हैं, कभी फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड करते हैं, कभी कहते हैं कि मुल्क के 4 हिस्से हो जाएंगे, इसको गिरा दो, आग लगा दो। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे, अगर हमारी अपनी की ना अहलियों की वजह से अगर मुल्क पे तंगी तुर्की आती है, तब भी हमें अपने मुल्क, अल्लाह ताला ने जो हमें आज़ाद मुल्क दिया हुआ है, इसके लिए कोशा रहना चाहिए, ना कि बदफाली करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए जी, अब हमारी सियासी और मुआशी जो बहरान है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उसके साथ आईनी बहरान भी अब नहीं शामिल हुआ। ये जब पंजाब की गवर्नमेंट
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के आईनी तरीके से गिराई गई थी और हमजा शहबाज की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त हमारी इन्हीं अदालतों ने एक ही आइन की 2 दफ़ा तशरीह की। पहले ये की कि जो लोग देखे जी, जो लोग वोट दूसरी पार्टी को दे देते हैं वो वोट काउंट होता है, लेकिन वो डी-सीट हो जाते हैं, ये आइन कहता है। लेकिन इस जुमरे में लोग डी-सीट हुए समीना और साहिबा, वोट आजकल काउंट जब हुआ कोई नून और लीग का बंदा या पीपल्स पार्टी का बंदा आइन की बात करता है, मेरा हासा निकल जाता है। माइंड ना कीजिएगा, मेरा हासा जा निकल जाता है। नहीं, मेरी एक बात, प्लीज मेरी बात पहले कंप्लीट होने दें, मैं जी उसी तरफ प्लीज ही आ रही हूँ, जी। ठीक है ना। हमारे आपका अब जो लोग ख्याल कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं ख्याल किया, तो हमारे एक ही आइन की 2 दफ़ा तशरीह की गई थी। तो आईनी बहरान तो उस वक्त शुरू हो गया जब हमजा की हुकूमत इनका ये कहने पे तोड़ दी गई कि जो जिन्होंने वोट अपनी हमदर्दियां चेंज की है पार्टी से ना होगा और वो डी-सीट भी होंगे। इस तरीके से हमजा की हुकूमत गिर गई। क्या वो आईनी कदम था? लेकिन वो तो चले सेटल हो गया ना, फॉर वंस एंड ऑल। वो तो एक दफा सेटल हो गया, जिस चीज की तशरीह नहीं थी हमारे पास, दैट इज सेटल्ड। एक दफा हो या 100 दफा हो, जुर्म जुर्म ही है। नहीं, लेकिन वो नो 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 नो, आप उसको जुर्म वो नहीं कह सकती ना। आप और मैं उसको कैसे जुर्म कह सकते हैं? इसका मतलब फिर जुर्म के मुर्तकिब तो जज साहबान हुए, तो आप भी कह दीजिए कि जज साहबान उस पर जुर्म के मुर्तकिब हुए में। नहीं नहीं, तो मैं देखिए जी, मैं जज साहबान की तरफ ही इशारा कर रही हूँ। देखिए हमारा जो आईनी बहरान शुरू कहाँ से हुआ, और पंजाब से ही शुरू हुआ, जब ये एक आइन की तशरीह अपनी मर्जी से इन्होंने 2 दफा की। तो आइन इन्हें इजाजत नहीं देता था कि ये खुद तशरीह करते। इसी तरह हुआ, हम क्या खामोश नहीं रहे? किसी ने चूंकि ऑब्जेक्शन भी नहीं की। तरीके इंसाफ भी तो कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग के ऊपर खामोश रही थी ना। इसी को बेंच को आप लोगों ने बहुत प्रेज किया था दैट टाइम। खामोश रहे, अल्लाह उस करे रूलिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी भी खामोश है, वो तो अभी भी खामोश है। चीमा साहब, क्या आप लोगों को कोई रिजर्वेशन है बेंच को लेके, इलेक्शन को लेके आप लोगों को रिजर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट? चले समीना साहब, मैं क्रॉस कमेंट ले लूं ना, मैं क्रॉस कमेंट ले लूं ना, मैं क्रॉस, चीमा साहब के रिजर्वेशन हैं तो आप बीच में लगातार बोलते हैं। आपका आर्गुमेंट ऐसा होता है ना समीना साहब, मैं क्या करूं, मुझे इसमें लुकमान देना पड़ता है, वरना मैं चुप करके सुनूं। अगर उसमें कोई स्ट्रेट लाइन हो तो मैं बिल्कुल सुनूं। देखिए नहीं, आप मुझे आइन की तरफ आने दें जी। चले आ जाए, चले आ जाए, आप कंप्लीट कर लें। चीमा साहब 1 सेकंड दीजिएगा, जरा कंप्लीट कर लें, फिर चीमा साहब इधर आ जाए। अब आप ये देखें, देखिए जी, कोर्ट में सबने दरखास्त दी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। क्या हम दरखास्त नहीं कर सकते? आपने की, आपकी नहीं मानी गई, इसमें क्या गलत था? नहीं, आप आगे भी तो बात सुने ना जी। जब 7-9 लोगों का बेंच बना, उसमें से 4-3 के फैसले से वो जो सोमोटो था रिजेक्ट हो गया। वो जो समीना साहिबा, इसके ऊपर इतनी बहस हो चुकी है, इस व्यू पॉइंट से आगे निकले, इस नैरेटिव से आगे निकले, इसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट जो मुल्क के नामवर तरीन लीगल एक्सपर्ट्स हैं बार बार आके इसके ऊपर आप लोगों को ओपिनियन दे चुके हैं। नहीं, आप मेरा पॉइंट सुने प्लीज जी। जब वो एक चीज सोमोटो रिजेक्ट हो गया तो वो सोमोटो नहीं करता, तो वहां पे तीन जजेस क्यों फैसला देने बैठे हुए थे? इसके ऊपर खैर ये वक्त का ज़िया है समीना साहब, ये वक्त का ज़िया। इसके ऊपर जो मोस्ट नोन और रिफाइंड हमारे जो है ना सारे लेजिस्लेटर्स और कानूनदान, वो उसके ऊपर अपना बड़ा क्लियर ओपिनियन दे चुके हैं। एनीवेज चीमा साहब, वापस थोड़ा सा जाना पड़ेगा। दो के अकॉर्डिंग टू मी नहीं ज़रूरत थी, लेकिन पहले भी आइन की तशरीह 2 दफ़ा हुई है अकॉर्डिंग टू समीना साहबा, तो उस पर कॉमेंट आपका दे दें, फिर मैं आगे डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ। देखिए, इसमें आप कह लें कि ये बैठ के सच्ची बात है, वो हम सब कहते हैं पढ़े लिखे थोड़े हैं, ये मतलब जो कह देते हैं वो आके बोलते रहते हैं भाई। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भुट्टो को फांसी लग गई, ठीक है। उसके बाद कई साल आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमारा कोई कसूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आपने वोट खरीदने चले, आपने सिंध हाउस बनाया, फिर यहाँ पे छांगा मांगा बनाया। सिंध हाउस और छांगा मांगा की कोई तोजी पेश करेंगे? ये इतने हौसले वाले लोग हैं कि सिंध और हाउस और छांगा मांगा में पैसे दे के 25-25 30-30 करोड़ रुपए दे के लोटे बना के, तो उसकी आगे तोजी पेश कर रहे हैं कि लोटों को नाअहल क्यों किया गया।
या लोटों का वोट क्यों नहीं गिना गया? भाई लोटों को आप मैंडेट किसी और का हो, आप पैसे दे के खरीद रहे हो, फिर भी आगे टीवी पे बैठ के आप उसको डिफेंड करें, मैं समझता हूँ कि ये बताते खुद एक बड़े हौसले की बात है, बड़ी दिलेरी की That's बात true. है। पर ठीक I ये है। आप क्या second you. मार रहे थे? अच्छा, बीबी चुप करना प्लीज, ऐसे ना करें, ऐसे नहीं करते। अच्छा, तो मेरा साहब वो सो आपकी दफा नहीं बोलते, मैं ये बीच में बोल लेता हूँ, आप वो नहीं बोले तो उनको कंप्लीट करें, फिर डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। अच्छा, सो ये एक तो बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, इस वक्त जो फैसला आ गया इसका रिगार्डिंग से हाँ, कहा कि आइन की तोजी करना, आइन की वजाहत करना, ये इनका काम था। भाई कोर्ट का काम ही ये है मेरी बहन, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का का काम काम ही ये है कि उसने वजाहत करनी है। जहां कहीं इशू बनेगा, जहां कहीं सोसाइटी में आइन के हवाले से कोई आप कह लें होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी, तो वहां कोर्ट के पास जाना है और कोर्ट जो आइन की आप वजाहत करेगा, जो बयान करेगा, उसी के मुताबिक चलना है और वही फैसला मानना है। फिर अभी रिसेंट जो है जहां पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 90 दिन का इलेक्शन, 90 दिन के इलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप तो वहां भी फैसला नहीं मार रहे। आप चाह रहे हैं कि आपके पास मैंडेट ना हो, आप परफॉर्म ना करें, आप चोरी कर लें, आप नाअहल हो जाएं, आपको सजा हो जाए, फिर आप 50 रुपए का इस्तेमाल देके बाहर चले जाएं और फिर भी आप डिसीजन आप करें, और आप कर रहे हो तो फिर आप जहां कहीं आपको मौका ना मिल सके वहां आप अदालत पे चढ़ दौड़ें। आप सारे के सारे, आप जुबान की बात कर रही थी, आप मॉरल वैल्यूज की बात कर रही थी, मुझे बताएं मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब, आप पहले के क्या नाम है, तलाल चौधरी और वगैरह वगैरह जितने भी हैं, आपके पास तो सारे के सारे तर्जमान हैं ही वो, कि जो आप कह लें कि जिनको जुबान पे कंट्रोल नहीं है, जो 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 आप पहले जुबान जिनकी खोल दें, वो आपने सारे तर्जमान मुकर्रर किए। जो हदें क्रॉस करता है वो आपका तर्जमान मुकर्रर हो जाता है, और हमेशा। और फिर आप करेक्टर शुरू हुआ, कैरियर शुरू हुआ, वो बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें फेंकने से शुरू हुआ, और वो आज भी आप हमें मॉरल वैल्यूज पे सबक दे रहे होते हैं। जिन लोगों का कैरियर शुरू वहां से हुआ और आज आप वीडियोस की बात करते हैं, धमकियां देते हैं कि मरियम बीबी अभी ताज़ा तरीन उन्होंने फरमूदात सामने लाई हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के सारे लोगों की मेरे पास वीडियोस हैं, अगर मुझे वो मटेरियल देना पड़े तो बड़ी मजबूरी से मैंने रखा होगा, अगर दूं तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। जब आपकी मॉरल वैल्यूज या करैक्टर आपका ये है, और फिर आप हमें आके सबक देना शुरू करते हैं, मुआशरे को सबक देना शुरू करते हैं, मैं कहता हूं ये ना किया करें। ये कोई ना नए वक्त का दौर है, ना ये पुराने जंग का दौर है, ना कोई 5 सात सहाफियों का दौर है कि जहां आप किसी घर चावल भेज दें, किसी घर लिफाफा भेज दें, आज तो काम चल जाएगा। आज जो मैं पहले बात कर रहा था कैजुअलिटी की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैजुअलिटी बन गया आपके आशात की वजह से, कि आपने उनकी गर्दन पे चलिए चिवा साहब, मुझे वक्त खत्म हो रहा है, मुझे डॉक्टर साहब का भी कमेंट लेने दे, वापस एक क्लोजिंग कमेंट मिलूंगा डॉक्टर साहब। ये कुछ आप आशात पूरी करते करते कुर्बान हो गया। ये बड़ी कुछ लिजिट सी रिजर्वेशन है, और आई थिंक किसी भी सेन माइंड की होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सियासी जमात, हर सियासी जमात के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनकी ज़ुबान बहुत सख्त होती है। लेकिन खैर उससे थोड़ा सा आगे निकल के इलेक्शन में तो किसी तरह के जाते दिखाई नहीं दे रही पीटीएम किसी तरह से भी। नहीं, इलेक्शन देखें, अभी जो गुफ्तगू चल रही है उसमें फ़िलहाल तो यही है कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। जो मेरा ये ख्याल है कि सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, सेनेट में है, वो तो इस मौक़िफ़ की हामी है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अब आगे देखें क्या होता है उसके। उनके हामी होने से फर्क नहीं पड़ता ना सर। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 रोज के अंदर, आईने नॉट लेटर देन 90 डेज। पाकिस्तान जो है वो किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया ना, सेनेट ने बनाया। 2/3 लाके अगर 2 हाउसेज फैसला कर देंगे तो वो सुपीरियर अथॉरिटी होगी, पहली बात। लेकिन सर उसमें अब मिसिंग है ना, आपका एक मेन चंक मिसिंग है, एक सियासी जमात बाहर बैठी हुई है। तो बैठी हुई है तो इसका मतलब ये उनको पहले वापस लाया जाए। यस, तो उनको ले आए वापस, इलेक्शन करवाएं। मैं कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कराओगे, देखें, वो तो मैंने करा रहा हूँ, मैं करा दूँ। आप मुझे बड़ी गल दा सेकंड करना पे कह रहे हैं ना, मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ बड़ी जरूरी। जी, वो कहता है एक शेर था कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ कि कोई ठहरा ना मेरा हादसा देखकर। ठीक है। देखिए, अभी आपने बात की प्राइम मिनिस्टर की, एजेके के एक शख्स जो पब्लिकली जो बातें करता था, उनकी अपनी फैमिली के बारे में उनकी वीडियोस हैं, उनके बच्चों के बेगों के बारे में जो वायरल हुई हैं। अच्छा, मेरी नज़र से आप जरा गौर कर लीजिएगा। नशे में धोते हुए तकरीर करते हैं वो। अब क्यों, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पैसे के सर पे सियासत में आए हैं और उन्होंने इस मुल्क की सियासत, रवादारी, कल्चर, रवायात का जनाजा निकाला है। ये हर पार्टी में है। अच्छा, दूसरी बात अपने इन्होंने कीजिए कि नशई कहते हैं, फलां कहते हैं। वो भाई, दुनिया में लिखा हुआ है कि जब सियासतदान सियासत करेगा उसका फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन होगा और उसका डोप टेस्ट होगा। अगर आप समझते हैं इल्ज़ाम लगाने तो सारे सियासतदानों को मेडिकल चेकअप कराएं,
उनका दिमागी मुआयना भी कराएं, उनके चेक टेस्ट भी करवाएं, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अभी आपने दो बातें बड़ी अहम की हैं इलेक्शन के हवाले से। एक, अभी चीमा साहब मेरे दोस्त हैं, अभी उन्होंने कहा जी 13 चोर मिल गए, भाई हैं हमारे। अब 13 चोर जब इनके साथ थे तो वो चोर नहीं थे, हाजी थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सियासतदान जो है वो सॉफ्ट बैलिंग है, उनको हर बंदा गाली भी निकालता है, उनको सजा भी देते हैं, उनको ख़राब भी करते हैं। तो कम अज़ कम अपने साथियों की इज्जत करें, उनको चोर ना कहें। अब 13 पार्टियों में से अगर सारी चोर हैं तो इसका मतलब पूरा मुल्क चोर है। 13 पार्टियां पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन को, पूरा मुल्क नहीं, अगर पुराने पोल्स का रिजल्ट देखें ना, रिसेंट बाय पोल्स का देखें, तो ये ज्यादा तो रिप्रेजेंट तो करते हैं ना वो, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किस तरह हक है आपको ये कहने का कि सब चोर हैं? पहली बात यह है कि मैं समझता हूं कि किसी भी सियासतदान को ये मुनासिब नहीं लगता कि वो चोर कहे जो उनका साथी रहा हो। हाँ, अगर कोई चोर है, ट्रायल हो गया, सजा मिल गई है, एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, कह दें। पहली बात तो मैं समझती हूँ वही जो खराबी जिसकी निशानदेही चीमा साहब ने की है वो उन्होंने खुद दोहराई भी है। मेरा ख्याल उम्मीद है ये दोबारा इंशाल्लाह जब भी दोबारा गुफ्तगू करेंगे। चीमा साहब की एक चीज़ मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, वो स्टैट्स के साथ आते हैं, वो तैयारी के साथ आते हैं, इसीलिए मैं उनको जरा क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करता कि वो स्टैट्स लेके बैठे होते हैं। देखिए अच्छी बात है वो, तो मैं समझता हूँ कि जो ज़राअत के हवाले से उन्होंने बात की, सिक्योरिटी पे बेहतरीन ग्रिप, हमें उनसे अच्छी बात है, सीखने का मौका मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो अखदार है ना, उनकी पासदारी ज़रूरी है और ये अल्टीमेटली होनी है। ये मेरी बात आप नोट कर लें। आप शुरू हो जाए मुशर्रफ साहब के ज़माने से, आपने ये बात की है हॉक्स की, हर पार्टी में हॉक है जो बदजुबानी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। ज़की साहब थे, वसी ज़फ़र साहब थे, वहाँ से शुरू हुए, कहाँ गए? पीपल्स पार्टी के ज़माने में कारा साहब आ गए, फलाने आ गए, नून के ज़माने तो बड़े अच्छा बोलते हैं, एक ज़माने में बड़े इल्ज़ाम लगाते थे वो नून के ऊपर, फिर नून के लोग आए, उसमें सनाउल्लाह साहब थे और लोग थे, बहुत से लोग थे। मैं यही कह रहा हूँ कि हर पार्टी में 5-7 लोग हैं जो बेसिकली हिज मास्टर्स वॉइस हैं। आपके ख्याल में शहबाज गिल साहब, फवाद साहब, फलां साहब ये जो बोल रहे थे, कहाँ से बोल रहे थे? एक तो ये कि ये इसी नस्ल के लोग हैं, लेकिन ऊपर से उनको वहाँ से शाबाश मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी का जो कल्चर है, मरियम बीबी को कहाँ से शाबाश मिलती है? वो तो खुद वो शाबाश खुद देती हैं। नहीं, वो खुद भी वो तो खुद चीफ ऑर्गेनाइजर है ना। हाँ, लेकिन वो खुद भी इसी तरह की जुबान का कायल है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ उनको शाबाश कौन? वो शाबाश खुद देती है, वो तो चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी की। देखिए पहली बात ये है कि जितनी पार्टीज है ना, उनमें हॉक्स को ऊपर से हिदायत मिलती है, शाबाश मिलती है। और मैं समझता हूँ कि ये कसूर लीडरों का है कि जो आप जबान बोलते हैं उस पर आपको दाद मिलती है। पहले आपका और मेरा कसूर है, इस कौम का कसूर है कि आप लोग क्यों उनको लीडर क्यों मान के बैठ जाते हैं? भाई देखिए बात ये है, आप साकिब साहब असल में चले लास्ट मिनट है, 1 मिनट बात कर लूं। लास्ट मिनट है ही, लास्ट मिनट है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। 30 सेकंड चीमा साहब प्लीज क्लोजिंग कमेंट, लास्ट मिनट है। नहीं, जुबान के हवाले से बात करें वो ठीक है, बट लेकिन देखें फवाद चौधरी भी की जुबान पे अगर उनके एतराज है तो बड़ी अजीब बात है। फवाद चौधरी बड़ी लॉजिकल बात करता है, हम बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, कहने का तरीका होता है। 30 सेकंड है। जी चीमा साहब प्लीज। इसमें बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये दलील से अगर हम या डाटा से कोई बात इल्ज़ाम भी लगाएं किसी पे, तो चूंकि अपोजिशन का काम है या गवर्नमेंट का भी काम है, मीडिया का भी काम है, तो होना चाहिए। लेकिन जस्ट आप कह लें कि हार्श बोलने से या अपना इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम पे उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, इससे हमारा व्यूअर जो है वो परेशान होता है। पार्टियों के रहनुमा को चोर नहीं कह सकते। क्लोजिंग कमेंट प्लीज, 10 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट प्लीज। इनकम्पिटेंस जो एक्सपोज होती है। बाकी देखें फ्रैंकली ये जो आप कह लें कि जिस तरह के गवर्नेंस हो रही है, साहब सिर्फ 10 सेकंड है, मुझे समीना साहब का लेने दें क्लोजिंग कमेंट। जी समीना साहब प्लीज क्लोजिंग कमेंट। ये जो गवर्नेंस हो रही है, इस गवर्नेंस को आप क्या कहेंगे? चोरी ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर बांट खाने का काम कर रहे हैं तो जी समीना साहब प्लीज कमेंट, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। मैं तो जरूर कहूंगा कि सहूलतकारों को शर्मिंदा चीमा साहब 10 सेकंड है मेरे पास, लास्ट 10 सेकंड है चीमा साहब। तो लाए मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, समीना साहबा का क्लोजिंग कमेंट नहीं आ सका, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम ज्यादा कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम उनको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।